साल 2007 में मायावती ने जब अपनी दलित राजनीति की रेसिपी में सवर्णों का छौंक मारकर पूरे बहुमत की सरकार बनाई तो बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज हैरान रह गए थे। माया की सोशल इंजीनियरिंग ने वो कर दिखाया था जो उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ था। कुछ ऐसी ही कोशिश 2017 में होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार सिर्फ मायावती नहीं बल्कि हर राजनीतिक पार्टी सवर्णों को साधने के साफ साफ संकेत दे रही है। आज कांग्रेस की चुनावी बस दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुई। 27 साल यूपी बेहाल का नारा लेकर निकली बस की रवानगी पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज से हुई। शीला दीक्षित को सीएम कैंडिडेट बनाकर कांग्रेस पहले ही पार्टी से दूर होती सवर्ण जमात को खास इशारा दे चुकी है। दूसरी ओर बीजेपी ने माया बनाम दया मामले में आज अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार दिया। दया शंकर की बेटी के सम्मान के नाम पर बीजेपी भी सवर्णों के बीच ये संदेश साफ करना चाहती है कि उनका रिश्ता पार्टी से कितना अहम है। वहीं सवर्ण स्वाभिमान समिति नाम का एक संगठन दया शंकर के परिवार के बचाव में खुलकर उतर आया है। हालात देखकर हर पार्टी की रणनीति कुछ ऐसी लग रही है कि अपना परंपरागत वोट बैंक बचाए रखने के साथ साथ अगर सवर्ण वोटर भी साथ लिया जाए तो यूपी में सरकार उसी की पार्टी की होगी। जो जिस तरह से पार्टी का यहाँ पर उत्तर प्रदेश का हाल बेहाल हुआ है, वो हमारे लिए उसको किस तरह से हम रिवाइव करें और किस तरह से हम अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाएं कि हम डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है, ना जात में, ना बिरादरी में, ना भाषा में, ना धर्म में। बिखरे हुए दिल है, टूटे हुए दिल है, जिनको बांटा गया है धर्म और कास्ट के नाम पे। और यही वजह है कि जब हमारी गाड़ी जा रही है, इस गाड़ी में आपको मिलेंगे हर धर्म के, हर कास्ट के, आपको हिंदू भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, जैन भी मिलेंगे, आपको अपर कास्ट भी मिलेगा, बैकवर्ड भी, अति बैकवर्ड भी, दलित भी। देखिए, कांग्रेस रोड शो करे, रैलीज करे, जो भी कर ले, कैंपेन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस वहां चौथे नंबर की पार्टी है और कांग्रेस वहां सत्ता में आने की सोच ही नहीं सकती। ऑलरेडी ये एक हारा हुआ खेल वहां खेल रही है, तो जो करना है वो कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई भी परपंच काम आने वाला नहीं है, चाहे वो जितना भी टोटका करते हो, जितनी भी रैली करते हो। उत्तर प्रदेश की जनता सच्चाई जानती है, वास्तविकता से वाकिफ है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस का तो 40 वर्ष रहा है उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर 50 वर्ष रहा है, तो क्या ये जो देश के 50 वर्ष और प्रदेश के 40 वर्ष उससे ज्यादा हो गए हैं क्या? अरे अपनी बात कहें, वो क्या किया है उन्होंने, क्या उनकी कमियां रही हैं। तो बड़ी बहस का बड़ा मुद्दा और हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रेम शुक्ला बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ ऋतु सिंह है बीएसपी की नेता, पंखुड़ी पाठक समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले प्रेम शुक्ला के पास चलूंगी। प्रेम शुक्ला जी, हमने गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को अब परिवारवाद से, जातिवाद से ऊपर उठाकर विकासवाद की डायरेक्शन में लेके जाना है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 2 रोज से और खासतौर से आज जो एक लहर, एक कैंपेन सा चल निकला है, जो दयाशंकर वर्सेस मायावती विवाद जो है, उसमें जिस तरह से आप सड़क पर आपके कार्यकर्ता उतर आए हैं, उस तरह से तो ऐसा लग रहा है कि आप सवर्ण वोट बैंक को पूरी तरह से साधने की तैयारी में भी जुट गए। तो ये जातिवाद नहीं तो और क्या? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति को दूर से भी नहीं कभी उसका समर्थन करती रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 2014 के कैंपेन से लेकर आज तक हमेशा ये कहना रहा है कि जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति से इस देश को मुक्त कराए जाने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने आजादी के पहले अंग्रेजों ने इस देश में जो है फूट डालो और राजनीति करो और सत्ता हासिल करो, फूट डालो और राज करो, उनका फार्मूला था। बाद में काले अंग्रेजों ने यानी कांग्रेसियों ने जो है उसी फार्मूले का दुरुपयोग करके इस देश को जातियों, उपजातियों, धर्म, संप्रदाय, पंथ इसमें बांटकर जो है सत्ता को संचालित करने का एक सूत्र जो है विकसित किया था। भारतीय जनता पार्टी इससे इस देश को मुक्त कराने का ही कार्य करती रही है।
सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का बोध वाक्य रहा है। दयाशंकर सिंह जी के मामले को जहां आप जिसका उल्लेख कर रही है वो किसी जाति की राजनीति नहीं है, बल्कि दयाशंकर सिंह के ने अपशब्द बोला तो उनको तत्काल। लेकिन आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन हो जाती है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन हो जाया करती है। जाति कितना बड़ा फैक्टर है ये भी आप जानते हैं। उनकी 12 वर्षीय बेटी के खिलाफ यदि जो है भारतीय यदि बहुजन समाज पार्टी के लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गालियां देते हैं, यदि उस पर जो है बेटी बचाओ की बात भी की जाए तो उसको भी यदि आप जातियों से जोड़ देंगी तो इसका क्या औचित्य है। पंखुड़ी कुछ कहना चाह रही है। पंखुड़ी, देखिए प्रेम शुक्ला जी काफी अच्छा बोलते हैं, शब्दों का चयन काफी अच्छा है, लेकिन इनकी बातें एकदम खोखली नजर आ रही हैं। ये जो इन्होंने कहा कि फूट डालो और राज करो की जो नीति अंग्रेजों की थी, उसको मुझे लगता है उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो तो भाजपा ही हैं। इनसे ज्यादा फूट डालकर राजनीति कौन करता है। सांप्रदायिक राजनीति में तो ये नंबर 1 रहते ही हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में जो हमने देखा दलितों पे जिस तरह का अत्याचार पूरे देश में हो रहा है और हजारों लोग ऐसे गुजरात की सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, कोई ना कोई इसका कारण है कि पिछले 2 सालों में बार बार जिस तरह के राजनीति, मनुवादी राजनीति ये लोग कर रहे हैं, बयान इनके नेता जिस तरह का अत्याचार दलित महिलाओं पे, दलितों पे हर जगह हो रहा है, अल्पसंख्यक बाकी माइनॉरिटी में सब उन लोगों पे हो रहा है, तो ये आज देश के सामने आ चुका है। भारती के पुरस्कारों के चयन तक में आप जातियां देख रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी देखिए, बिना तर्क की बात आप ना करें। हम कहते हैं ब्राह्मणवाद की किसने करी, अधिकारियों की आयोग की तर्क की बात करिए। आपने आज पूरे देश में आग लगा रखी है, कश्मीर से लेकर गुजरात तक आज देश जल रहा है। आपके शासित कौन सा देश आज कौन सा प्रदेश ऐसा सही से चल रहा है, चाहे कश्मीर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह बुरी हालत है। हर जगह हर प्रदेश में लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्यों आपने देश को इस तरह से बांट दिया है। मुलायम सिंह यादव जी के कुनबे के पास भी है परिवारवाद की राजनीति पर बोलने का कोई नैतिक बल, यादव परिवार में भी है। वाह वाह। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अखिलेश प्रताप जी, हमने गुलाम नबी आजाद को थोड़ी देर पहले सुना, उन्होंने कहा कि हम ना तो जाति पर आधारित राजनीति करते हैं, ना करेंगे, ना धर्म से आधारित, हम तो विकास की बात कर रहे थे वो भी। लेकिन जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री पद के लिए जो चेहरा चुना, ठीक है आप कहेंगे कि शीला दीक्षित एक क्रेडिबल कैंडिडेट हैं, दिल्ली का अनुभव जबरदस्त अनुभव है इसलिए वो चुनी गई, लेकिन हम ये फैक्ट भी नहीं नकार सकते कि वो ब्राह्मण है, उनका चेहरा ब्राह्मण चेहरा है। और बीएसपी ने भी ब्राह्मणों को साधा था पिछली बार समाजवादी पार्टी से पिछली सरकार में, तो जाके उनकी इतनी बहुमत वाली सरकार बनी थी। तो आप भी हम ये सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस को लेकर भी कि आप भी ये मानने लगे हैं कि सवर्णों को नहीं साधेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। कांग्रेस कभी भी किसी एक दो को नहीं साथी, सबको साथ के चलती है। कोई भी बनेगा तो किसी न किसी जात बिरादरी का तो होगा ही। कांग्रेस में सबका समान अधिकार है, समान सबको स्थान है, चाहे वो देश के किसी कोने में भी हो। हम देखिए 2 पार्टियां यहाँ पे, बसपा और भाजपा, वो क्या राजनीति कर रही है, वो गाली गलौज की राजनीति कर रही है। इससे बचाना है इस उत्तर प्रदेश को। पूरे देश में जो था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से जो शुरू हुआ और यहां पहुंच गया, ये क्या है। आप मुद्दों पर नहीं बात करते हैं। अभी बता रहे थे कि हम जो कहते हैं मोदी जी कैंपेन में जो कहते थे वो सब हम करते हैं, उस पर यकीन रखते हैं। तो भैया 15 लाख तो अभी तक नहीं आए, काला धन तो अभी तक नहीं आया, 2 करोड़ रोजगार तो अभी तक नहीं मिला। माननीय मोदी जी और मोहन भागवत जी की उम्र से ज्यादा रुपया पहुंच गया डॉलर के मुकाबले, उसका क्या होगा। जो आप एमएसपी देने को बोले थे 2.5 गुना उपज का किसानों की, वो क्या हुआ। कृषि उत्पादन घट गया, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इतना नीचे चला गया, उसके बाद भी इतनी महंगाई पे आप बेच रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन माइनस में है, एक्सपोर्ट माइनस में है। तो अब ये बातें मोदी जी नहीं बोलते हैं, न कोई भाजपा का नेता बोलता है। पीड़ित ना हो भाई, एक एक करके बोले। आप अगर बोले तो मैं चुप हो सकता हूं, आपको स्थान दे सकता हूं। आपको बोलने जितना देर बोलना चाहे आप बोलना, मैं खामोशी से सुन सकता हूं।
लेकिन मैं झिकझिक करना नहीं आता। पानी पढ़िए अब चलो अभी वो आपकी पीड़ा बता रही है कि आपके पास कोई उत्तर नहीं है। तकलीफ जरूर होगी क्योंकि इतना झूठ बोले हैं आप, इतना असत्य। भाई शीतल मोदी या तो एक ही बोलेगा, एक ही बोलेगा। क्या मोदी नहीं होगा? प्रेम शुक्ला फिर आप जवाब दे दें, आपके पास पूरा वक्त होगा, इन्हें अपनी बात खत्म करनी दें। अखिलेश ये बात पूरी बता रहे थे परिवारवाद, अभी 6 महीने पहले तो जिसमें थे परिवार वाली पार्टी का, और अभी हमें बता दे काले अंग्रेज। अरे भाई पूरे जीवन भर 25 के बाद 47 तक आपका जवाब दे रहा हूँ, एक एक चीज का जवाब दे रहा हूँ, सिर्फ आपका बहस का जवाब दे रहा हूँ जो आपने कहा था, जो आपने आरोप लगाए हैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि शीतल जी मैं नमस्कार करता हूँ। चलिए मैं आप दोनों को रोक रही हूँ और मेरे साथ वरिष्ठ मेहमान है, मैं उनके पास जाऊंगी। अब हमारे साथ ऋतु सिंह भी है। ऋतु जिस तरह से मुझे जाने दें शीतल जी। अखिलेश जी प्लीज आप इस तरह से मत किया कीजिए। आप एक वरिष्ठ पॉलिटिशियन है, आप क्यों यूं इस तरह से आपका मान मुनावल ना करना पड़े किसी को। आप बैठिए चुपचाप सुनिए, आप वरिष्ठ पॉलिटिशियन है। मान मनोबल के लिए यहाँ नहीं आए। हाँ तो बैठिए ना आप। अरे आप अपनी बात रख चुके हैं। मुद्दे पर मैं जवाब दूंगा, जो बोला है टू द पॉइंट जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कांग्रेस को काला कांग्रेस बोला, मैं जवाब दूंगा। उन्होंने मोदी को बोला कि मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं, उसका जवाब दूंगा। एक एक चीज का मैं जवाब दूंगा। मैं पूछना शुरू करूं, आपने जो बोला उसका जवाब देना, जवाब की बारी है तो बोलिएगा। अच्छा प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए, कृपया सुन लीजिए जवाब सुन लीजिए, फिर जितना काउंटर करना होगा जाऊंगा नहीं, लेकिन बैठा रहूंगा, बोलूंगा भी नहीं। चलिए बोलिए प्लीज। अपने स्तर का परिचय देते हैं। प्रेम जी बहस होने दीजिए, प्रेम जी बहस होने दीजिए। आपके पास बहस की एक मर्यादा होती है कि एक दूसरे की बात सुनी जाती है फिर जवाब दिया जाता है। आप जवाब दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। पढ़ रहे हैं नहीं ये रोज यही पढ़ते हैं। नहीं अरे आप उनकी बात भी वही बोलते हैं। देखिए पार्टी का हर प्रवक्ता वही बोलता है, रोज हर चैनल पर रोज वही बोलता है। एक बात फिर सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। आपने कहा वो जवाब दे रहे थे, वो बोले तो आप बोल लीजिए। मैंने मेरे से जो प्रश्न पूछा उसके बाहर हटकर कुछ बोला? आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं। आपसे जो प्रश्न पूछा गया उससे हटकर क्या कहा? इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के काले अंग्रेज, इन्होंने कहा मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, कैंपेन में जो बोला था वो कर रहे हैं। इन्होंने जात की बात, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मोदी ने कैंपेन में क्या क्या कहा था, क्या हुआ, सबको लेके चलने की बात की थी, क्या हुआ, मैं तो पूछ रहा हूं। मैं तो पूछ रहा हूँ। एक उन्होंने महिलाओं के ऊपर अब शब्दों की बात कही थी, मैंने उसका उदाहरण दिलाया। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से शुरू किया मैंने। मैं तो जो इन्होंने आरोप लगाए उस पर प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ। जब अवसर आए तो आप जवाब दे दीजिएगा, मैं सुनूंगा। जरा कुछ तो समझो। मौत का सौदागर शब्द का प्रयोग करने वालों, आपका जब अवसर आएगा सब कहिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे आपको। अच्छा सुन लीजिए प्लीज प्रेम जी, सब कहिएगा, सब लोग गुजारिश कर रहे हैं आपसे, सुन लीजिए। कुछ वक्त हम लोगों को भी दीजिए आप लोग। हाँ आप अपनी बात पूरी कीजिए अखिलेश जी, फिर मेरे पास विनोद जी और ऋतु सिंह जी बैठे ही रहेंगे दर्शक बन करके। अखिलेश जी बात पूरी कीजिए। देखिए शीतल जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश कैसे बेहतर बने, किस पार्टी के पास क्या योजना है, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है तू में गाली का जवाब गाली और हिंसा का जवाब हिंसा से। हम इसी को तो चाहते हैं कि इसी से उत्तर प्रदेश को बचाना है। हमारी जो कांग्रेस की योजना है, जो नीति है, जो रीति है, 27 ये लोग हैं, पहचानो इन्हें। इन लोगों ने क्या कर रखा है देश और प्रदेश का, इससे इस प्रदेश को बचाना है। हमें बस इतना ही कहना है। अब दूसरे को अवसर दिया, बाद में फिर मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है। ऋतु उन्होंने कहा कि ये गाली वर्सेस गाली जो घमासान छेड़ दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता को ये नहीं चाहिए। विकास की बात कर रहे हैं, गाली वर्सेस गाली संग्राम छेड़ दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें विकास की बातें करनी चाहिए। हमें ये जो गाली, ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये बहुत निंदनीय, मतलब गलत चीजें हो रही हैं। हमें अपने काम की तरफ ध्यान दे। इलेक्शन आ रहे हैं हमें। लेकिन आप भी तो यही कर रहे हैं। ठीक है, रिटालिएट कर रहे हैं, जवाब में कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं। नहीं देखिए, उसकी बात है, वो उन्होंने ये बोला, तो अगर किसी बच्चे को एक चाटा मारेंगे तो आवाज तो होगी ना, वो चीखेगा नहीं, और चीखेगा तो जरूर माँ बाप बाहर आएंगे तो जरूर पूछेंगे कि क्या हुआ, बताइए। जवाब ये नहीं है।
तो आपको नहीं लगता कि आपके नेता को बाहर आके कहना चाहिए कि अब बस बहुत हो गया, खत्म करो इसे, विकास की बात करो, आगे बढ़ो? तो वो तो कह रहे हैं कि दयाशंकर जी को अब लाइए। दयाशंकर जी कहाँ हैं? विनोद जी, एक बार फिर लौटे जो आज का मुद्दा है कि क्या सवर्ण वोटर को साधने की कोशिश भरपूर कर रही है दोनों बड़ी पार्टियां प्रमुख कांग्रेस और बीजेपी, और क्या मेन जो है फैक्टर जो है वो सवर्ण निभाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों राज्यों की त्रासदी ये है कि पिछले 25-30 साल से खुल करके जाति और धर्म की राजनीति यहां पर होती है और उसमें सब अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। रही बात सवर्णों की, ये शुरू हुआ सिलसिला 2007 में जब मायावती जी ने नारा दिया, बीएसपी ने नारा दिया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, यानी और खुल करके ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण सम्मेलन सतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में किए गए और उसका फायदा ये मिला कि 2007 के चुनाव में मायावती जी को बहुमत मिल गया आश्चर्यजनक रूप से। और ये सही है कि ब्राह्मणों का एक बड़े वर्ग ने बीएसपी को सपोर्ट किया, उसके तमाम समीकरण है। उसके बाद जब 2012 का चुनाव आया, 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 225 सीटों पर आ गई। हालांकि उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय की बात नहीं की थी, लेकिन दबे स्वर में अखिलेश का एक चेहरा ला करके उन्होंने एक तरीके से उस चुनाव को भी एक जातीय और सामाजिक समीकरण का वो दिया था। अब स्थिति यह है कि पिछले 27 साल से नारायण दत्त तिवारी के बाद उत्तर प्रदेश में सवर्ण मुख्यमंत्री खाली दो हुए, राजनाथ सिंह और रामप्रकाश गुप्ता। राजनाथ सिंह बीजेपी से और गुप्ता जी, कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनी। तो कांग्रेस और ये जो सवर्णों में खासकर ब्राह्मणों में 12% है, ये एक कसक जो है दिल्ली से लेकर के मुंबई तक, प्रेम शुक्ला जी भी कभी महसूस कर लेते होंगे या और लोग महसूस कर लेते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी या कोई भी पार्टी हो तो इनको महत्व दे। तो मुझे लगता है इस बार कांग्रेस ने वही दांव चला है जो दांव बीएसपी ने 2007 में चला था और बीजेपी भी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चलती रही है, क्योंकि कांग्रेस से छिटकने के बाद ब्राह्मण जो है वो बीजेपी के साथ चला गया था और बाद में मायावती, हाँ 2007 में मायावती के साथ चला गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ भी लौटा था, लेकिन 2014 में वो फिर चला गया सपा के साथ और 2014 में के चुनाव में वो बीजेपी के साथ चला गया। तो चूंकि होता क्या है, जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में ये है कि आपके पास अगर दो जातियों का वोट है, आपको जीतने के लिए एक जाति और चाहिए। मायावती जी का अपना दलित वोट बैंक जो है 20%, वो इंटैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा बहुत 100% तो किसी को नहीं मिलता। अब उनको एक वोट बैंक और चाहिए, अगर वो आ जाता है तो मुसलमान उनके साथ आ जाएंगे, तो उनका एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। समाजवादी पार्टी का अपना यादव और पिछड़ा वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक है, उनको भी कुछ ब्राह्मण या कुछ अपर कास्ट चाहिए, क्षत्रिय चाहिए, जिससे विनिंग कॉम्बिनेशन बने। कांग्रेस चाह रही है कि उसका जो ब्राह्मण वोट बैंक है या अपर कास्ट वो लौटे तो मुसलमान भी लौटे, एक विनिंग कॉम्बिनेशन बने। बीजेपी अति पिछड़ों को और सवर्णों को एक साथ जोड़ करके और दलितों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। भाई अमित शाह जी देखो वो गंगा स्नान कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सारी पार्टियां वहां जातीय कार्ड खेल रही हैं, कोई खुल के खेल रहा, कोई दबे पांव खेल रहा, लेकिन जाति की राजनीति हो रही है। जाति की राजनीति भी होगी और हिंदुत्व की राजनीति भी होगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, विश्व हिंदू परिषद मंदिर की मांग करेगी, कहीं जो है आप देखिएगा जो है योगी आदित्यनाथ जैसे लोग जो है, साक्षी महाराज जैसे लोग जैसे बयान देंगे जिससे पोलराइजेशन होगा, तो ये सब चलेगा। दयाशंकर सिंह का एक बयान, एक अपवाद नहीं है। अभी कई उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक वातावरण है उसमें कई इस तरह के बयान पता नहीं कहां से निकल आए। तो इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां पूरी राजनीति सामाजिक ध्रुवीकरण की हो रही है और हर पार्टी कर रही है। हर पार्टी कर रही है। इसका जवाब अखिलेश जी पहले आपसे और फिर प्रेम शुक्ला से। लाख आप कहें कि हम विकास की बात करते हैं, जाति नहीं की बात नहीं करेंगे, धर्म की नहीं, लेकिन राजनीति वही कर रहे हैं आप। नहीं, कभी नहीं शीतल जी, कभी नहीं। हम तो किसी को बनाएंगे तो किसी न किसी जात का तो होगा। देखिए राजबाबा ये क्या गजब जवाब हुआ। प्रमोद तिवारी जी हैं, गुलाम नबी जी हैं। नहीं, शीला जी के नाम के आगे दीक्षित नहीं लगा होता तो शायद आप इस पे जी शीला जी के नाम के आगे अगर दीक्षित नहीं लगा होता तो शायद उन्हें ना भेजते आप। वो एक बड़ी क्वालिफिकेशन है इस समय उनके साथ। नहीं, एक कद्दावर हमें लीडर भी चाहिए था, यूपी के हैं, वो मेन चीज वो है। उसके बाद आप अपना एडजेक्टिव लगा करके किसी भी रूप में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, ये आप लोगों का विशेषाधिकार है। लेकिन कभी देखिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सबको लेके चलने की बात की है और हम लोग ही हैं कि जिसके फ्रेम में पूरा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हर वर्ग है। दूसरे के फ्रेम में एक या दो लोग जरूर छूटे हुए हैं, तो ये कह देना। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि जो उत्तर प्रदेश का जो स्थान था आज से 27-30 साल पहले हिंदुस्तान में, उस स्थान, उस गरिमा, उस गौरव को वापस लाना है। वो यहां पे इन लोगों ने उसको समाप्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी हुकूमतों ने पिछले 27-28 वर्षों में ये हमारा लक्ष्य है, इस पे हम काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत से जब जो चीज छोड़ गए हैं, जैसे अभी जाकर के 1-1.5 साल पहले
यहाँ पे बिजली का प्रोडक्शन यूपी में आया, इसके पहले हुआ नहीं था। 26-27 कोई यूनिट ही नहीं लगी थी, कोई भी यहाँ पे फैक्ट्री बड़ी नहीं लगी जल्दी। यहाँ पे जो एक तरह से ट्रेडिंग सेंटर होकर के रह जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जॉब किससे मिलता है? जॉब जब तक फैक्ट्री नहीं लगेगी। आपको एटमॉस्फेयर चाहिए, बिजली चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, इन सब चीजों की कमी है यहाँ पे। एक जो विश्वास होता है इन्वेस्टर का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, पब्लिक का, वो इन दोनों में नहीं हो पाता है, वो सिर्फ कांग्रेस के साथ होता है। ठीक है, ब्रेक का वक्त हमारी सरकार, यहाँ तो कुछ लोग खुश होते हैं कि हमारी सरकार आ गई। पिछले 27 वर्षों से कभी ये नहीं हुआ कि सब कहें कि हम सबकी सरकार है। कभी ये कहा मेरी आ गई, कभी वो कहा मेरी आ गई, कभी ये कह रहा है मेरी आ गई। चलिए, ब्रेक का वक्त है, नहीं आई। ब्रेक का वक्त है। फिर यही सवाल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी को छोटे से ब्रेक के बाद। आपका फिर स्वागत है और अब मैं चलूंगी प्रेम शुक्ला के पास। प्रेम शुक्ला जी, फिर उसी मुद्दे पर वही सवाल जिससे मैंने डिबेट शुरू की थी और जो बात विनोद जी ने बड़े अच्छे ढंग से कही कि बेशक तमाम पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस, बीजेपी बात करें कि हम विकास की राजनीति की बात करेंगे, हम यूपी में विकासवाद की राजनीति करेंगे, लेकिन घूम फिर कर वही जाति और धर्म पर मुद्दा आ जाता है और वही दिख रहा है पिछले कई रोज से कैंपेन में, चाहे कांग्रेस का हो चाहे आपका हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति में कोई विश्वास नहीं करती है। साबित करने के लिए आपको वर्तमान जो राजनीतिक दृश्य है उसी से साबित किया जा सकता है। कीजिए साबित। 1960 से लेकर 2014 तक 54 वर्षों में कांग्रेस एक भी व्यक्ति को, ब्राह्मण समाज का व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बना सकी। कारण था महाराष्ट्र में 1% से कम ब्राह्मण रहता है। महाराष्ट्र में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना, जात के आधार पर तो बन नहीं सकता था। रघुवर दास जो है जाति के आधार पर जो है झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। खट्टर जो है वो हरियाणा में अपनी भाषा के आधार पर, वो क्षेत्र अलग थे, हम यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना, ये जब ये देश के अन्य क्षेत्रों में जब ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है तो उत्तर प्रदेश में वो जात की राजनीति करेगी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे तो वो लोग जाति के, शायद ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ज्ञात नहीं था। राम प्रकाश गुप्ता क्या जाति के आधार पर मुख्यमंत्री बनाए गए थे? या जितने नेताओं का चयन किया वो जाति के आधार पर चयन नहीं किया गया, बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर चयन किया गया। ये परंपरा है। अब इस परंपरा के विपरीत कुछ लोग जो है वो हमेशा जो है जाति के अलावा वो किसी को चयन करने का उनके पास मादा ही नहीं हुआ करता, और वही ये कहते हैं कि हम सारे लोगों को लेकर चल रहे हैं, हम सारे। अब आप कल्पना कीजिए ना कि समाजवादी पार्टी किसी गैर यादव को मुख्यमंत्री सोच सकती है क्या? बहुजन समाज पार्टी किसी गैर दलित को मुख्यमंत्री सोच सकती है क्या? जरा इसका जवाब दोनों दलों। चलिए दोनों से जवाब लेते हैं। पंखुड़ी कुछ कहना चाह रहे हैं? अखिलेश जी, आपके पास पंखुड़ी कुछ कहना चाह रहे हैं? इसी जाति विशेष का मुख्यमंत्री होगा यह सोचा ही नहीं जा सकता। ठीक है, पंखुड़ी। शीतल, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि प्रेम शुक्ला जी ये जो बात कह रहे हैं कि हम जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं, इससे ज्यादा मजाक की कोई बात नहीं होगी। फर्क इतना है कि इनकी राजनीति इतनी दोगली है और बिहार में हमने ये देखा किस तरह से, क्योंकि इनकी तो ए और बी टीम चलती है। एक तरफ संघ कुछ कहता है, एक तरफ ये कुछ बोलते हैं। एक तरफ इन्होंने कहा कि आरक्षण हटा देना चाहिए और भाजपा कहती रही कि नहीं, क्योंकि इनकी पॉलिसी ही क्या आप गैर यादव मुख्यमंत्री को चांस देंगे? उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ये लोग कंफ्यूज है, समाजवादी पार्टी की सोच से बाहर है। यही सवाल था। हाँ, क्यों नहीं प्रेम शुक्ला का? क्यों नहीं? हमारे नेता श्री अखिलेश यादव हैं, वही हमारी पार्टी का चेहरा है। लेकिन आने वाले समय में ये बात तो सीएम साहब ने खुद कही है कि आने वाले समय में कोई नहीं जानता क्या हो, क्या पता कोई और मुख्यमंत्री हो सकता है। जब ये लेकिन वो गैर यादव होगा, ये संभव है आपकी पार्टी में? मेरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, नहीं जानते कि कल के परिवार के बाहर से। नहीं बोलो, अब की बार पेश करें। महत्वपूर्ण तो ये है ना, क्यों ना इस बार से मिसाल कायम की जाए? नहीं, ये कौन सी बात होती है अब की बार पेश करें? जो हमारी पार्टी का चेहरा है, जो हमारे नेता है, पूरी पार्टी सहमत है और हमारी पार्टी में हर धर्म विशेष के लोग, हर वर्ग के, हर जाति के लोग हैं और हम लोग सब अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानते हैं। अब हम कहें कि आप मोदी जी को हटा दीजिए, किसी ब्राह्मण को बना दीजिए, अपना सवर्णों के प्रति अपनी जो आपकी वो दिखाने के लिए कि आप कितने कमिटेड हैं, आप उनको हटा दीजिए। ये कोई बात थोड़ी होती है, कोई आप तर्क की बात करिए। अच्छा, खैर वो हम इतनी बार भाजपा से कह चुके हैं, मुख्यमंत्री जी इतनी बार कह चुके हैं
कि आप आपकी पार्टी ये मिसाल कायम करे। ठीक है, आपने सोशल इंजीनियरिंग की 2007 के चुनाव में, आप ब्राह्मणों को लेकर आए बड़े जोरदार तरीके से और सरकार में भी शामिल किया, लेकिन चेहरे के तौर पर क्यों ना किसी गैर दलित को प्रोजेक्ट किया जाए? आप ही मिसाल कायम कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं तो मतलब अभी तो देखो बहन जी है और आगे कुछ पता नहीं है कौन। वही बात कह रही है आप जो उन्होंने कही थी। नहीं, ऐसा आगे का कुछ पता नहीं है। क्षेत्रीय दलों की समस्या होती है, वो अपने नेता से अलग देख ही नहीं सकते, जाने की बात तो दूर है। तमिलनाडु में जयललिता के अलावा कोई नहीं सोच सकते, डीएमके में करुणानिधि परिवार के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकते, बंगाल में ममता बनर्जी के अलावा नहीं सोचा जा सकता, बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव के अलावा नहीं सोचा जा सकता। ये क्षेत्रीय दलों की समस्या है कि जो उनका सर्वोच्च नेता है उससे इतर या उधर नहीं, लेकिन वो जातिवाद बदलेगा ना। शिवसेना ने मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया था और ठाकरे नहीं थे। किसने? क्या प्रेम जी? शिवसेना ने मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया था और ठाकरे नहीं थे। वो तो कांशीराम जी ने भी खुद नहीं बने, कांशीराम जी भी खुद नहीं बने, मायावती जी को बनाया। वो तो कुछ नेताओं ने मिसाल कायम की है, मैं सहमत हूँ आपसे। सोनिया गांधी ने खुद नहीं बनी, मनमोहन जी को बना दिया। तो वो विनोद भी जातिगत अलग जाती है। अखिलेश जी, नहीं, सोनिया गांधी ने मनमोहन जी को बना दिया, खुद नहीं बनी। तो ये तो इस तरह के कुछ नेताओं ने मिसालें कायम की है, मैं सहमत हूँ। बाल ठाकरे जी नहीं है, बाल ठाकरे जी ऊपर जो कि हम बात कर रहे थे, जाति पर बात कर रहे मैं जवाब दे रहा हूँ। जी जवाब दें। शीतल, अभी माननीय प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि बीजेपी या बीजेपी के लोग जात की बात नहीं करते हैं। परम श्रद्धेय माननीय मोदी जी बिहार के चुनाव में अपनी जात तो पहले बताते थे, गोत्र तक बता रहे थे अपनी जनसभाओं में, और उस गोत्र के आधार पे भी वोट मांग रहे थे। वो दल के लोग बोले कि जात की राजनीति हम नहीं करते हैं। एक प्रधानमंत्री जनसभाओं में राहुल गांधी कई बार अपनी जात बताया, बाद में अपना गोत्र तक बताया। तो ये कथनी करने का एक मैंने, भाई आप बोल रहे मैं चुप हो जाऊं? आपको बोलना तो मैं खामोश हो सकता हूं। आपको अपनी जात बताना नहीं है, आपकी पीड़ा बता रही है कि आपका पीड़ा आपका परिचय दे रहा है। मोदी जी पिछड़े बनाते हैं, बिहार में दलित बन जाते हैं। जातीय राजनीति क्या होगी कि प्रधानमंत्री बता रहे हैं लोगों को अलग अलग प्रदेशों में, पता नहीं किसी और प्रदेश में चुनाव होगा तो शायद उनकी वहां पे जात बदल कहीं से ब्राह्मण है क्या, लेकिन वो ब्राह्मण होने का दावा आप अपना परिचय बार बार दे रहे हैं, अपना बार बार परिचय आप दे रहे हैं। मैंने तो आपको परिचय दे ही रहा हूँ। मैं अखिलेश सिंह की तरह थोड़ा हूँ, मैं कांग्रेस का भदेश सिंह अखिलेश नहीं हूँ। चलिए, शुक्रिया आपको। आप हमें गाली भी देंगे तो भी हम आपको सलाम करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, कभी आपको शब्द नहीं बोलेंगे। वो आपका संस्कार है, वो आपका संस्कार, आपको मुबारक हो। हम यहाँ बहस करने आए, मुद्दों तर्कों पे, वो जरूर बातें करने नहीं आए हैं। यदि आप हमें अवसर दें तो मैं कुछ बोलूंगा, नहीं तो मैं खामोश होकर सुनूंगा। ये कांग्रेस जी, आप अखिलेश जी को बोल रहे हैं, अपना स्टेटमेंट पूरा करने दीजिए प्लीज। आपको पूरा वक्त मिला, आप उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। हाँ अखिलेश, आप अपने पार्टी का और अपना परिचय दे चुके। मैं बस देखिए, मैं वही ना बार बार कह रहा हूं कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। आप क्यों नहीं अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं? चुनाव आने वाला है, अब 2.25 साल आपकी सरकार हो गई, कहाँ गए वो 10 सीट? आज ही सुषमा स्वराज जी पाकिस्तान पर बयान दे रही हैं। ये हिटलर शाही कहाँ चलेगी? ये हिटलर शाही कहाँ चलेगी? विकास के बारे में तो भाजपा विकास पे चर्चा करिए। देखिए, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की हालत हर वक्त हर दशक में ऐसी थी जैसी अब है कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर कोई सोचता ही नहीं है, कोई पार्टी नहीं सोचती, कोई फेयर नहीं कर रहे हो? अखिलेश जी सुन लीजिए भाई, हमारी बात बोलने ना दो, फिर वो टाइम खत्म हो गया, फिर दूसरे के पास चले जाओ। यही बीजेपी की स्ट्रेटेजी होती कि कोई उनके खिलाफ उनकी पोल न खोल पावे, नहीं और बस उसके बाद दूसरे पे चले जाए। आप अखिलेश जी आप मुद्दे पे बात करो ना, मैं आपकी पोल खोलता हूँ फिर ढंग से। अरे भाई प्रेम जी सुन लीजिए थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश के बारे में शीतल जी ने प्रश्न किया है। देखिए 90 के बाद की जो जनरेशन, जो पीढ़ी है, उसने 90 से पहले का उत्तर प्रदेश नहीं देखा। उत्तर प्रदेश का इतिहास अगर आप आजादी के बाद से शुरू करें तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत से लेकर के और आज तक उसके कई उतार चढ़ाव आए हैं।
जाति की राजनीति मैं नहीं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कभी नहीं रही। जाति की राजनीति के आधार पर पार्टियां अपना जनाधार वर्ग बनाती थी। कांग्रेस के बारे में कहा जाता था कि ब्राह्मण, मुसलमान और दलित उसका वोट बैंक है, लेकिन दूसरे वर्ग भी देते थे। और उसका भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता था कि वो शहर जनसंघ हुआ करता था कि वो शहरी पार्टी है और व्यापारी वर्ग उससे ज्यादा है। और बाद में ये लोकदल और जो तीसरी धारा की पार्टी थी, पिछड़े वर्गों की नुमाइंदगी ये करते थे, खेतिहर जातियों की। लेकिन जातिवाद का नारा लगाकर नहीं होता था, वर्गीय राजनीति होती थी। ब्राह्मण सम्मेलन नहीं होते थे, सम्मेलन बुद्धिजीवी सम्मेलन होते थे, वकीलों के सम्मेलन होते थे, अधिवक्ताओं के होते थे, शिक्षक सम्मेलन, मजदूर सम्मेलन होते थे। कानपुर से एसएम बनर्जी चुनाव जीते थे, इंडिपेंडेंट बंगाली, जबकि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। उन्नाव से जडार अंसारी जीतते थे, मुस्लिम। अगर आज की राजनीति होती तो कभी जीत नहीं सकते, वो लगातार जीते। बिल्हौर जो उस वक्त ब्राह्मण बाहुल्य कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां से सुशीला रोदगी जीतती थी चुनाव। मैं हरिकृष्ण श्रीवास्तव फतेहपुर जीतते थे, जहां ठाकुरों का बाहुल्य कॉन्स्टिट्यूंसी में है। नेहरू जी फूलपुर से जीत के आते थे, जो टोटली कुर्मी और मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। तो कैंडिडेट उस आधार पर नहीं जीतते थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी जो है, अगर चुनाव लड़ते थे तो ये देख के नहीं लड़ते थे कहां ब्राह्मण ज्यादा है या कहां। नेता अपनी छवि में चुनाव जीत के आते थे और जातिगत आधार पर थोड़ा बहुत नीचे गोलबंदी चलती थी। लेकिन खुलेआम इस तरह से कि ब्राह्मण महासम्मेलन, क्षत्रिय महासम्मेलन, तलवार निकाल करके और जनेऊ निकाल करके और वैश्य महासम्मेलन और शिरकत करते हैं, ये 90 के बाद से शुरू हुआ। और खासकर अयोध्या आंदोलन और मंडल राजनीति के बाद से जिस तरह, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है पूरा वो बिल्कुल बदल गया, मुद्दों से हट गया। अब वो जातीय भावनाओं का चुनाव हो गया। जब भावनाओं में चुनाव हो गया तो यही वजह है, प्रेम जी मैं आपकी बात भी कह रहा हूं, अखिलेश जी आप भी सुन लीजिए, यही वजह है कि बाराबंकी की सभा में निर्मल खत्री राहुल गांधी को पंडित राहुल गांधी कहते हैं। और पूर्वांचल की जनसभा में माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव में कहते हैं मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, प्रियंका गांधी के बयान के जवाब में। तो दोनों ने इस बात को जो है इस कार्ड को खेला। तो ऐसा मत सपा और बसपा के साथ क्या है कि वो विशुद्ध रूप से वो खुलेआम ये राजनीति करती है। मायावती जी सीधे दलितों की बात करती है, सीधे वो ब्राह्मण सम्मेलन की बात करती है, सीधे मुलायम सिंह जी भी पिछड़ों की बात करते हैं और यादव, तो वो ज्यादा एग्रेसिव करते हैं। आप लोग पर्दे के पीछे ढक करके करते आप भी हैं, करते वो भी हैं। जी अखिलेश जी, पंडित राहुल गांधी पे जवाब दीजिए मुझे। पंडित राहुल गांधी निर्मल खत्री किस जात के हैं? हमारे 4-5 साल अध्यक्ष है, वो किस जात के हैं? उनकी कितने वोट परसेंटेज यहाँ है? वो तो और अभी भी इतने लोगों का नाम गिनाए कि नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। हमारे अध्यक्ष थे, वो कहीं जाति समीकरण नहीं आते हैं। सीएलपी के नेता हमारे प्रदीप माथुर हैं, जबकि 4-4 टन के ठाकुर ब्राह्मण विधान परिषद में हैं और भी बिरादरी के हैं। नहीं, पंडित राहुल गांधी का जवाब चाहिए मुझे। पंडित राहुल वही कहा कि निर्मल खत्री किस जाति के थे? अभी इन्होंने 10 नाम गिनाए, वो किस पार्टी के? दो सब कांग्रेस के थे। आप घुमा रहे हैं, पंडित राहुल गांधी का जवाब नहीं कौन जीता? कानपुर। हम वही तो कह रहे हैं कि हम इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं, न की है। ये लोग जो आए हैं शॉर्टकट के लिए राजनीति करते रहे, बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, और हम वही पुरानी राजनीति वापस लाना चाहते हैं, विकास की, समरसता की, सबकी। 27 साल गुजर गए हैं, उत्तर प्रदेश को बर्बाद होते अब नहीं हम देख सकते। अब की कांग्रेस की बारी है, सबकी बारी है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बहुल आकर, अभी तक ब्राह्मण बहुल आकर ये लोग कौन सी राजनीति बदलना चाहते हैं? कांग्रेस के आज इतने बुरे हाल है कि इनके पास कोई चारा नहीं बचा था एक वोट बैंक। चलिए ब्रेक का वक्त है, पंखुड़ी के सवाल और अखिलेश प्रताप सिंह का जवाब लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए ये बड़ी बहस। राजनीति नहीं हो सकती और क्या अगली जातियां बनाएंगी सरकार या बनवाएंगी सरकार, यही हमारा आज का बहस का मुद्दा है। ब्रेक पर जाने से पहले पंखुड़ी के पास कुछ तीखे सवाल थे अखिलेश प्रताप सिंह के लिए। पंखुड़ी आप अपने सवाल करें और अखिलेश जी फिर जवाब देंगे। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि अखिलेश जी ने जैसा कहा कि हम लोग राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम एक बदलाव लाना चाहते हैं और जातिवाद से हटके कुछ करना चाहते हैं, तो उस समय मैं ये इनसे पूछ रही थी कि जब प्रशांत किशोर जी को, जो इनके कैंपेन मैनेजर है, वो जब गए उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने एक ब्राह्मण चेहरे की मांग क्यों करी उस समय? और उसी के तहत शीला जी को वहां पे लाया गया, एक आउटसाइडर एंट्री कराई गई। तो इसके पीछे क्या वजह थी? ये बात तो हर जगह सुर्खियों में थी, चर्चा में थी कि प्रशांत किशोर जी एक ब्राह्मण चेहरा ढूंढ रहे हैं।
तो अगर ये जातिवादी राजनीति नहीं है तो ये और क्या है? अखिलेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? या तो आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ, अखिलेश जी तक आवाज। विनोद जी, ये सवाल अगर पूछा जाए आप ही से कि जिस तरह से इन्होंने जो स्ट्रेटेजाइज किया। किशोर एक रणनीतिकार है, कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट है। उन्होंने मोदी जी के लिए काम किया, फिर नीतीश जी के लिए काम किया, वो राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। तो जाहिर है वो सैद्धांतिक बहस में नहीं जाएंगे, उन्हें तो स्ट्रेटजी बनानी है। और उन्हें वो रियल पॉलिटिक्स, जो ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स यूपी बिहार की है पोस्ट 90, वो कास्ट पॉलिटिक्स है, वो जानते हैं। तो उन्होंने निश्चित रूप से, चूंकि ब्राह्मण जो है कोर वोट रहा कांग्रेस का पुराना, और बार बार ये बात होती है कि भाई जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा, पेड अप कैपिटल आपके पास नहीं होगी, तो दूसरा कौन इन्वेस्ट करेगा? तो दूसरा वोट जोड़े, उसके लिए आपको अपना एक वोट चाहिए, वो वोट ब्राह्मण ही हो सकता था। तो उन्होंने ये ब्राह्मण कार्ड खेला। तो इसलिए बिल्कुल पंखुड़ी जी सही कह रहे हैं, उसके पीछे जाति की राजनीति का सोच है। इसमें मतलब अखिलेश जी मना करेंगे, प्रेम जी अपने तरीके से मना करेंगे, मौर्य जी को अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया कि अति पिछड़ों पर नजर है। लेकिन मैं तो एक निष्पक्ष पत्रकार के नाते जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं वो देख रहा हूं। और देखिए, मेरा कहना है कि जाति की राजनीति अगर आप सिर्फ उन दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने के लिए करते हैं कुछ समय के लिए, एक ट्रांजिशन फेज के लिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जैसे दलितों को लेकर के हमेशा हर पार्टी ने उनकी आवाज उठाई, अति पिछड़ों को लेकर आवाज उठाई, वहां तक तो ठीक है, आप उनके अधिकारों की बात करें, उनकी भागीदारी की बात करें। लेकिन एक वोट बैंक के रूप में उनको तब्दील कर देना और फिर उसी कार्ड को बार बार खेलना, ये कहीं न कहीं देश की राजनीति के शायद अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आप हमारे साथ, आप हमें सुन पा रहे हैं अभी? जी, अब आपकी आवाज आ रही है। पंखुड़ी का सवाल था कि प्रशांत किशोर चाहते थे, उनकी स्ट्रैटेजी थी, उनकी स्टडी थी कि ब्राह्मण को प्रोजेक्ट करना चाहिए, और उसी के नतीजा ये हुआ कि शीला दीक्षित को प्रोजेक्ट किया गया। वो कह रही है कि अगर ये सब सच बातें हैं, अगर ये सच है, तो फिर क्यों आप बार बार कहते हैं कि आप जाति से उठकर पॉलिटिक्स ऊपर कर रहे हैं? अपनी सोच है, जिस हिसाब से जो सोचे। मैंने कई बार कहा है कि आदमी या तो अपने विवेक कितना सोचता है या प्रीजुडिस होकर सोचता है। हम इस पे कमेंट करना चाहते हैं, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक निर्णय लेता है, हमारे पार्टी में और पार्टियों में भी लेता है, जहां तक मैं सोचता हूं। और राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर ही चुनाव होते हैं, राजनीतिक व्यक्ति के चेहरों पे चुनाव होते हैं, राजनीतिक नियमों पे चुनाव होते हैं, राजनीतिक विश्वसनीयता चुनाव होते हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत से एलिमेंट्स की, बहुत से बैक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जिसमें स्ट्रेटेजिक्स लगाए, एडवर्टीजमेंट चला, तमाम चीजों को होती है। उसमें से हर लोग रखते हैं, उसमें से एक प्रशांत किशोर, उनकी टीम भी है। लेकिन जो भी पॉलिटिकल चेहरा, निर्णय या अपॉइंटमेंट होते हैं, वो राजनीतिक लोगों के कारण होते हैं। वो अपना अपना हिसाब से कोई सोचे, हमें उस पर नहीं जाना है। हम बस ये कह रहे हैं कि हमारी यूपी की जो सेना उतरी है, सिर्फ उतरने मात्र से हर दल घबरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो उतरा है वो भारी भरकम है, सबकी कलई खोल करके उत्तर प्रदेश। चलिए, वक्त बताएगा कि आपकी सेना कितना आगे बढ़ती है या क्या कर पाती है, और बीजेपी क्या कर पाती है, बाकी दल क्या कर पाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जातिगत कार्ड ही खेला जाता है, और उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां इस वक्त अपनी रणनीति चलाए हुए हैं। इस बहस में इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।